नमस्कार। आज अपन राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड और नेट जेआरएफ के संदर्भ में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक पश्चिमी राजनीतिक विचारक प्लेटो। आज अपन प्लेटो के बारे में जानते हैं और अध्ययन करते हैं। आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। प्लेटो राजनीति विज्ञान का महानतम व्यक्तित्व का धनी जिसका नाम प्लेटो। प्लेटो को पश्चिमी विचारक माना जाता है क्योंकि ये यूरोपीय देशों से संबंधित था, इसलिए इसको पश्चिमी विचारक माना जाता है। और अगर पश्चिमी विचारकों में प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में माना जाता है तो वो माना जाता है प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ही एक ऐसा विचारक है जिन्होंने उसके संदर्भ में या उसके काल में उन्होंने जो भी देखा, समझा, महसूस किया और अपने जीवन के जो अनुभव थे वो किसी न किसी एक लेखन शैली के रूप में अपने को मिलते हैं। और उन्होंने उस समय अपनी लेखन शैली को है वो किताब के रूप में, पुस्तक के रूप में या किसी न किसी रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए। हालांकि इसके उन गुरु की बात करते हैं तो प्लेटो के जो गुरु रहे हुए हैं वो बहुत ही महान विचारक जिनका नाम रहा है सुकरात। सुकरात का ये शिष्य था। सुकरात प्लेटो के गुरु रहे हुए हैं और सुकरात बहुत ही महान दार्शनिक माना जाता है। सुकरात के बारे में एक ऐसा कहा भी जाता है कि प्लेटो का गुरु सुकरात वो दिखने में बहुत ही कुरूप था, मतलब अच्छा नहीं था, लेकिन इतना महान व्यक्तित्व था कि इसके बराबर दुनिया में आज भी कोई महान व्यक्तित्व नहीं माना जाता है। ये था सुकरात। सुकरात के बारे में ये कहा जाता है कि सुकरात जब भी कभी बाहर जाते थे तो अपनी जो बातचीत थी वो वार्तालाप प्रश्नोत्तर के माध्यम से करते थे और प्रश्नोत्तर के द्वारा कोई बात है वो रखी जाती थी। इसलिए इसको प्रश्नोत्तर की गुरु, प्रश्नोत्तरी जो शैली होती है उसकी शुरुआत करने का श्रेय भी सुकरात से माना जाता है। इसको गुरु भी मान सकते हैं। एक बार सुकरात कहीं बैठे थे तो किसी व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि सुकरात आप इतने महान कैसे हो। सुकरात थोड़े से मुस्कुराए, उन्होंने एक ही बात की कि मैं महान नहीं हूं, महान बनने की कोशिश में हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने हर कमजोर व्यक्ति, हर जो मूर्ख व्यक्ति होता है उससे मैंने सीखा है, क्योंकि जो व्यक्ति मूर्ख होता है, जो कमजोर होता है, वो किस वजह से कमजोर है ये मैंने कारण जाना। जो मूर्ख है वो क्यों है ये मैंने कारण जाना और वही चीज अपनाई कि ये दोनों चीजें मुझमें नहीं होनी चाहिए। इसी विचारों के कारण मैं एक, आप जो मुझे महान कह रहे हो वो महान यही बात है। तो ऐसे ही महान व्यक्ति थे वो सुकरात थे और सुकरात ने अपने शिष्य प्लेटो को है वो माना, या फिर कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात को माना है। सुकरात का जन्म है वो बहुत ही एक अच्छे संभ्रांत परिवार में माना जाता है और इसका जन्म है वो ईसा से काफी समय पूर्व, अपन कह सकते हैं कि ईसा से लगभग 427 या 28 वर्ष पूर्व इसका जन्म होता है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में होता है और ये यूनान के प्रसिद्ध शहर एथेंस में होता है। प्लेटो काफी तेज तरह व्यक्ति था। उसका जो शरीर था वो काफी मजबूत था, एकदम कह सकते हैं कि दिलडौल शरीर वाला था। तो इसका जो वास्तविक नाम था वो एरिस्टोक्लिस था और एरिस्टोक्लिस जो व्यायाम करने लिए जाता था इसका वास्तविक नाम है वो एरिस्टोक्लिस था। वास्तविक नाम था इनका। और जब यह हमेशा है वो व्यायाम करने के लिए जाता था, यह कह सकता है कि अपने फिजिकल को फिट रखने के लिए जाता था। तो एक व्यायाम शिक्षक थे, उन्होंने इसके चौड़े कंधे को देखते हुए इसका नाम है वो प्लेटो दे दिया। तो ये प्लेटो इसके गुरु को दिया हुआ नाम है और गुरु ने इनको नाम दिया था, वो नाम है प्लेटो। प्लेटो उस जमाने में बहुत ही एक अलग तरह का व्यक्तित्व कह सकते हैं कि उनमें तर्क शास्त्र बहुत अच्छा था। हर चीज पर एक तर्क करते थे और तर्क करने की वजह से इनमें एक राजनीतिक विचारधारा वो कहीं की उत्पन्न होती गई, एक विचार उत्पन्न होते गए हैं। इसी वजह से इनके जो ज्ञान पिपासा थी वो तीव्र होती गई और ज्ञान की खोज में जाते रहे। अंत में सुकरात से मिले और सुकरात के सानिध्य उनको मिलता रहा और सुकरात के सानिध्य में उन्होंने वो चीजें हासिल की जिसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही चीजें अपने कहीं देखने को मिलती हैं। जब सुकरात को है तो फांसी, अपन कह सकते हैं कि उनको जहर दिया जा रहा था, उसको विष का प्याला दिया जा रहा था कि अब सुकरात को जरूरत नहीं है, सुकरात को मारने जा रहा था। उस स्थिति में प्लेटो ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, मैं भी ये हो सकता हूं। तो एक तरह से डर गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को वापस तैयार किया और उन सब चीजों का सामना करने के लिए तैयार किया। तो प्लेटो ने एक तरह से ये कह सकते हैं कि सुकरात है वो वापस प्लेटो के रूप में उपस्थित हुआ। तो यही बात कहने वाला जो व्यक्ति है वो मैक्सी है और मैक्सी ने कहा है कि सुकरात के बाद वापस पैदा होने वाला सुकरात है तो वो है प्लेटो है। तो ये बात प्रसिद्ध इतिहास या कह सकते हैं राजनीतिक विचारधारा के व्यक्तित्व है मैक्सी, और मैक्सी ने यह कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया। प्लेटो में सुकरात
पुनर्जीवित हो गया। प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया। ये कहने वाले जो व्यक्तित्व है वो मैक्सी है। मैक्सी ने कहा कि सुकरात, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी, उनकी जो बात थी, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं अपन देखते हैं तो सुकरात के जीवन से मिलती जुलती है। सुकरात ने जो अपना व्यक्तित्व दिया, अपना ज्ञान दिया, अपना दर्शन दिया, वो सारी की सारी चीजें इस पर पड़ी हैं। ठीक है, और इसके प्रभाव को अपन देखते हैं, इसका प्रभाव है वो काफी बढ़ता जाता है। तो उन्होंने एक न्याय के संदर्भ में, ये कह सकते हैं न्याय शास्त्र के लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक, एक उन्होंने है वो ग्रंथ लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो ग्रंथ लिखा था। और उन्होंने एक कहीं ना कहीं ये बात की गई कि शासक होना चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए, दार्शनिक राजा की बात की कि दार्शनिक राजा होना चाहिए, शासक होना चाहिए। यदि किसी राज्य का शासक, क्योंकि ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने सुकरात के साथ रहकर, सुकरात ने जो ज्ञान पिपासा या ज्ञान की विचारधारा वो अलग अलग जगह से उन्होंने प्रेरित की, अलग अलग जगह पर उन्होंने प्रवचन दिए, अपने विचार दिए। तो उसके जो विचार थे वो इतने व्यापक थे कि कहीं ना कहीं एंथेस के जो राजा थे उनको वो अच्छे नहीं लगे और उन्होंने उसको मारने के लिए जहर का प्याला दे दिया था, उसको मार दिया था। तो ये जो बात है वो प्लेटो कहेंगे अखरी, उन्होंने कहा कि भाई हम या मेरे गुरु ने जो बात की है, मेरे गुरु जो करने जा रहे हैं वो काफी अच्छी बात करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के राजा हैं, इसके शासक हैं, वो उन चीजों को समझ नहीं पा रहे, उनको ये चीजों की दिक्कत हुई और उन्होंने आखिर में उसको क्या कर दिया, मार दिया गया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा राजा क्या काम का जो अपनी विचारधारा पर चले, अपनी बात रखे, ऐसा कोई विचार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा राजा तो होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, जो देख सकता है। दार्शनिक का मतलब होता है देखना और देखकर उस पर समझना और फिर उस पर विचार करके उस पर डिसीजन लेना। ये विचारधारा व्यक्ति होता है वो दार्शनिक राजा हो सकता है। केवल मात्र राजा राजा नहीं हो सकता। इन्हीं विचारधाराओं से प्रेरित होकर फिर वो अपने लिए विद्यालय स्थापित कर देता है जिसका नाम रखता है अकादमी। अकादमी, ये विद्यालय स्थापित किया गया कहाँ है, वो प्लेटो के द्वारा किया जाता है। विद्यालय का नाम अकादमी रखा जाता है और इस अकादमी में पढ़ने वाला महान व्यक्तित्व का कोई धनी था तो वो था अरस्तु। अरस्तु यही इसी अकादमी का स्टूडेंट था, यहीं पर पढ़ता था और यहीं से चीज ली। तो अरस्तु यहीं की देन है, यानी कह सकते हैं कि अकादमी का पीढ़ी विद्यार्थी, पीढ़ी विद्यार्थी जिसका नाम है अरस्तु। और अरस्तु इतना महान था कि प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क का, प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा। अकादमी का मस्तिष्क कहा कि ये है वो अकादमी का एक तरह से ब्रांड है, क्योंकि अरस्तु जितना महान को विचारक यहाँ पर नहीं बना। ये सब सारी जो बातें कही, ये सारे जो विचार रखे उन्होंने, ये सारी बातें कही और ये पुस्तक लिखी द रिपब्लिक। न्यायिक व्यवस्था की बात कर सकते, राज्य की व्यवस्था की बात कर सकते, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक रही है जिसका नाम है रिपब्लिक। और रिपब्लिक में है वो एक राज्य या सेवा या राज्य की व्यवस्था के बारे में बात की गई है। ये कह सकते हैं इसमें राज्य व्यवस्था की बात की गई है कि राजा कैसा हो, प्रशासन की व्यवस्था कैसी हो, प्रशासन को किस तरह से चलाना चाहिए था। तो उन्होंने कहीं की दर्शन शास्त्र की बात की, दर्शन की बात की गई और इसी बातों से प्रभावित होकर वहां के प्रसिद्ध में पास में एक थे स्थान जिसका नाम है सिसिली। सिसिली, और सिसिली के जो शासक थे, सिसिली के जो राजा थे जिनका नाम था डायनोसियस। और डायनोसियस ने कहा कि वे आप हमारे पे आइए, डायनोसियस। और डायनोसियस ने इनको बुलाया, किसको, प्लेटो को बुलाया और प्लेटो को बुलाकर कहा कि आप हमारे पे आइए और आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, आपने जो एक नया विचार दिया है वो दिया दर्शन की राजा होना चाहिए, वो दार्शनिक विचारधारा का होना चाहिए। तो दार्शनिक राज्य कैसा हो, आदर्श राज्य कैसा हो, उस आदर्श राज्य की बात हमारे राज्य में कीजिए, हम आपको बुला रहे हैं। तो डायनोसियस ने प्लेटो को बुलाया और आदर्श राज्य स्थापित करने के लिए उसको निमंत्रण दिया। प्लेटो यहाँ आता है
और आदर्श राज्य स्थापित करने की बात, उसकी रणनीति परिणति जो भी होती है वो डायनासियस से डिस्कस करता है, विचार करता है। जब ये सारी चीजें पता लग जाती है तो डायनासियस को ये लग जाता है कि ये तो इतनी बहुत ही कठोर व्यवस्था है और इतनी कठोर व्यवस्था कि मेरे से तो होना बहुत मुश्किल है, और मैं इतनी व्यवस्था इतने इस नियमों में इसके प्रति प्रतिबद्ध या कटिबद्ध नहीं रह सकता। और प्लेटो का जो ये सफल जो प्रयोग था वो असफल हो गया। जब प्रयोग असफल हुआ तो डायनासियस ने कहा कि प्लेटो अब तुम्हारी खैर नहीं है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपका प्रयोग तो ऐसा है कि इसका इतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, या तो मुझे मेरे प्राण गंवाने पड़ेंगे या मुझे शासन प्रशासन को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने डायनासियस ने भी क्या किया, प्लेटो को है वो बेच दिया, और प्लेटो को एक गुलाम बनाकर उसको बेच दिया। प्लेटो की किस्मत अच्छी माने कि प्लेटो को खरीदने वाला उसी का एक दोस्त था, उसने उसको गुलाम के रूप में उसको खरीद दिया, और खरीद कर वापस उन्होंने अपनी नई चीज शुरू की, नई जिंदगी शुरू की। तो जो राजा ने उसको खरीद बेचा था, डायनासियस ने बेचा और मित्र ने खरीदा, मित्र ने खरीदा। तो उसने जहां पर सिसिली के जो सिसिली में जाकर उसने वहां की व्यवस्थाओं को देखा, समझा, प्रयोग किया, और डायनासियस ने उसको अनुभव किया। फिर डायनासियस का अनुभव उसके प्रति नेगेटिव रहा तो उसने उसको बेच दिया, उसके दोस्त ने उसको खरीद लिया। तो प्लेटो को खरीदने वाला उसका दोस्त ही था और उसने दोस्त को खरीद लिया। ये सारा का सारा जो जीवन का जो अनुभव था, उसने एक अनुभव है वो अपनी पुस्तक में लिखा, जिसका नाम है द लॉज। द लॉज में उसने सारा का सारा अपना जीवन का जो अनुभव था कि मेरे साथ क्या बीती और मैंने कैसे इन चीजों को देखा है, अनुभव किया गया। तो ये सारी जो व्यवस्था लिखी उसने द लॉज के रूप में लिखी। और द लॉज जो एक पुस्तक मानी जाती है वो मानी जाती है विधि की, विधि व्यवस्था कह सकते हैं आप, इसको न्याय व्यवस्था कह सकते हैं कि ये न्याय व्यवस्था की पुस्तक मानी जाती है। और इसको लिखने के लिए उसके जो कटु अनुभव थे जीवन के, उस जीवन के कटु अनुभव का अंदर समावेश किया गया द लॉज में। तो प्लेटो ने उस समय उसकी जो दो प्रसिद्ध रचना कह सकते हैं, द रिपब्लिक और द लॉज, ये दो प्रसिद्ध पुस्तकों का उसमें है वो समावेश किया गया है। और इस पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है, वो प्रभाव पड़ने वाला व्यक्ति है वो सुकरात है। और सुकरात ने, कहा जाता है कि सुकरात है वो प्लेटो के रूप में या प्लेटो के जीवन में वापस पुनर्जीवित हो गया है। तो ये कहने वाला व्यक्ति होता है वो होता है मैक्सी। मैक्सी उनको यही बात बता रहा होता है। ठीक है। अब प्लेटो ने अपने जीवन को व्यवस्थित और संयमित रूप से जीने के लिए उन्होंने अकादमी स्थापित कर दी, और अकादमी में उन्होंने अपना अध्ययन अध्यापन के लिए अपना जीवन है वो व्यतीत किया। अब अगर बात करते हैं कि अकादमी क्या थी, तो प्लेटो को गणितीय विषय पर बहुत ज्यादा गर्व था, और गणितीय विषय के गर्व होने पर ही प्लेटो ने अपने अकादमी के मुख्य गेट पर एक बात लिखवा दी गई कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश करना चाहता है तो ज्योमेट्री से जुड़ा व्यक्ति ही प्रवेश करे। अगर उसमें ज्योमेट्री से जुड़ा कोई व्यक्ति है और उसको उसकी जानकारी नहीं है तो उसको यहाँ पर प्रवेश नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ता है। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो ज्योमेट्री का पड़ा है, ज्योमेट्री का। हालांकि उसने राजनीति विज्ञान की भी शिक्षा दी, दर्शन की भी दी, कानून की भी दी। ये सारी की सारी जो शिक्षा व्यवस्था थी उस जमाने में जैसी व्यवस्था थी वो सभी की सभी दी, लेकिन सबसे ज्यादा जो दी वो ज्योमेट्री, और अगर ज्योमेट्री के साथ में दिया है तो गणित दिया है, गणित शास्त्र। और इसी बात को लेके उन्होंने अपने द्वार पर लिखवाया था, द्वार पर लिखवाया कि ज्योमेट्री से अनभिज्ञ व्यक्ति या जो ज्योमेट्री को नहीं जानता है वो यहाँ पर प्रवेश नहीं ले। साथ ये लिखा था कि ज्योमेट्री से अपरिचित व्यक्ति यहाँ प्रवेश न ले, ज्योमेट्री से अपरिचित व्यक्ति यहां प्रवेश न ले। अपन कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा जोर दिया है तो दो विषय पर दिया है, ज्योमेट्री और गणित शास्त्र। हालांकि उसने राजनीति विज्ञान, दर्शन, कानून इन सभी चीजों के बारे में बात की गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है प्रभाव दिया है वो ज्योमेट्री और गणित पर दिया है।
और प्लेटो ने उस समय जो भी अपनी विचारधारा, जो भी अपने अनुभव जो थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लिखे। तो दो पुस्तक उसकी प्रसिद्ध मानी जाती है, द लॉज एंड द रिपब्लिक। ये जो लिखा है, उन सभी लिखने के लिए उन्होंने एक शैली का प्रयोग किया है, और वो जो शैली अपन मानते हैं वो है वार्तालाप शैली। वार्तालाप, या इसको कह सकते हैं संवाद शैली। संवाद शैली यानी उन्होंने बातचीत के लिए या संवाद के रूप में लिखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि प्लेटो ने उस समय, उस जमाने में लगभग 36 संवाद शैली का प्रयोग किया था। यानी 36 तरह की संवादें हैं वो लिखी थी, जिसमें दो प्रमुख रूप से मानी जाती हैं, जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर अपन देखा जाए तो लिखा तो इतना था, लेकिन एक ग्रंथ इसका प्रमुख है, वो लॉज। लॉज जो है वो प्लेटो की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ या छपा था। यानी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मृत्यु के बाद प्रकाशित होने वाला प्रमुख ग्रंथ, तो द लॉज, द लॉज ये माना जाता है। ठीक है, प्लेटो एक प्रसिद्ध साहित्यकार, प्रसिद्ध नाटककार, श्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। और इन सभी रचनाओं में सबसे सर्वोत्तम अगर कृति की जाती है, सबसे बेस्ट या सबसे सर्वोत्तम, तो वो उसकी कृति मानी जाती है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक सर्वोत्तम या सबसे सर्वोत्तम कृति मानी जाती है द रिपब्लिक, क्योंकि उसमें उन्होंने राज्य व्यवस्था के बारे में पूरा लिखा है कि राज्य क्या है, कैसी है, इसीलिए। और अगर कह सकते हैं कि रिपब्लिक कैसी है, तो रिपब्लिक एक मनुष्य के जीवन की सबसे अनुपम प्रतीक के रूप में अपन समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक मानव का संपूर्ण जीवन दर्शन क्या है। तो मानव का संपूर्ण जीवन समझना है तो सबसे बेस्ट पुस्तक है वो है द रिपब्लिक। यानी इसमें संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन छिपा हुआ है, वो है द रिपब्लिक। तो रिपब्लिक बहुत ही अच्छी ग्रंथ मानी जाती है। एक व्यक्ति हैं बहुत ही प्रसिद्ध है जिनका नाम है बारकर, और बारकर ये कहते हैं कि द रिपब्लिक पुस्तक जो इतनी अच्छी है, ऐसी महान है कि मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। तो ये बात कहने वाला व्यक्ति है, महान विचारक, जिसका नाम है बारकर। बात बारकर द रिपब्लिक के बारे में कहती हैं, सर कहता है द रिपब्लिक, द रिपब्लिक मानव जीवन की, तो ये कह सकते हैं कि द रिपब्लिक मानव जीवन का सबसे, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन की दिशा में प्रयास है। दर्शन की दिशा में प्रयास है। अब बार बार प्रश्न आता है कि दर्शन, तो एक बात अपन इस पर देखते हैं कि दर्शन क्या है। वैसे दर्शन की बात देखी जाए तो दर्शन का सामान्य अर्थ होता है देखना, लेकिन देखना किस रूप में होता है वही दर्शन होता है। जैसे आप लोगों ने अकबर और बीरबल की कहानी सुनी होती है, और उसमें कहा जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो रात भर यमुना के पानी में रहेगा, उसको मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। ये सब अकबर जब रखता है, तो एक व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति, वो रात भर उस यमुना के पानी में खड़ा रहता है और सुबह राज दरबार में उपस्थित हो जाता है। तो अकबर के द्वारा कहा जाता है कि आपने रात पूरी रात यमुना के पानी में खड़े रहे, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपको डर नहीं लगा और आराम से आप खड़े रहे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपके दरबार का जो पुंज है, जो दीपक है, वो जल रहा था, जिसकी वजह से मुझे ये ऐसा एहसास हुआ कि कोई कोई मेरी निगरानी रख रहा है, और इसी बात को लेके मैं है तो वहां पर खड़ा रहा। तो अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसने कहा कि आपने मेरे महल की रोशनी का उपयोग किया है, मतलब आप
आपको मेरे महल की रोशनी मिलती रही इसलिए आप खड़े रहे, तो इसलिए मैं आपको इनाम नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो उन्होंने उस समय उसको नकार दिया था वो था उसका दर्शन। और जब यही बात उनके दरबारी व्यक्ति बीरबल को जब पता लग जाती है तो बीरबल यही बात समझाने के लिए दूर पेड़ के ऊंची टहनी पर खिचड़ी पकाने की बात करता है और बार बार अकबर की तरफ बुलाए पर भी नहीं जाता, बोले मेरी खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है। और जब अकबर स्वयं जाकर उसको देखता है तो कहता है कि बीरबल मूर्ख हो गया क्या, नीचे छोटी सी आग और ऊपर इतना दूरी पर तेरा बर्तन है उसमें चावल रखे हैं, वो खिचड़ी कब पकेगी। तो उसने कहा कि महाशय महोदय आपने जब ये महसूस कर दिया कि आपके महल से प्रकाश कुंज से उस यमुना के नदी में खड़े ब्राह्मण या एक व्यक्ति की उसको है ऊर्जा मिल गई, वो जीवित रह गया, उसको कुछ नहीं हुआ, तो मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी खिचड़ी भी जरूर पक सकती है। तो ये जो दर्शन जो उन्होंने उसको एहसास करवाया और फिर राजा को अपनी गलती का एहसास होता है, पूर्व को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने जो किया है वो गलत किया है। उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाया और उसको जो भी इनाम की राशि थी वो इनाम की राशि सहर्ष उसको दे दी गई। तो ये दर्शन था। पहले वही कंडीशन थी, जब राजा ने उसको देखा तो उनके देखने का, उसी कंडीशन को देखने का नजरिया अलग था और उसी बात को एक अन्य तरीके से एक योग्य व्यक्ति के द्वारा जब उनके सामने रखी गई, परोसी गई, तो उसी बात को देखने का जो राजा का नजरिया था वही है, वो भी देखने का था। तो इसी बात को अपन देख सकते हैं, वो है दर्शन, यानी किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसी भी स्थिति को कैसे अपन देखते हैं वही दर्शन होता है, वही सारी चीजें दर्शन मानी जाती हैं। तो ये दर्शन की जो बात है वो यही की जाती है। अब उसी के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि बारकर कहता है कि द रिपब्लिक इतना महान और महत्वपूर्ण है कि ये मानव जीवन की सब दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा सकता है और यही है वो दर्शन, कह सकते हैं रिपब्लिक में लिखा हुआ है। इसी के संदर्भ में अपन देखते हैं कि एक महान व्यक्तित्व जिसका नाम है नेटलशिप, और नेटलशिप इनके बारे में क्या कहता है। नेटलशिप नेटलशिप ये कहता है कि रिपब्लिक मानव जीवन के दर्शन का एक नाट्य रूप है, यानी मानव जीवन जो है वो जीवन का एक नाट्य रूप है। तो लिख लीजिए नेटलशिप, रिपब्लिक मानव जीवन का नाट्य रूप है। तो ये जो मानव जीवन की नाट्य रूप, यानी अपन बात करते हैं कि मानव का जीवन जो ऐसा होता है जो एक नाटक या रंगमंच की तरह होता है कि कभी जीवन में हताशा, कभी उत्साह, कभी जोश, कभी उमंग, कभी तरंग, कभी खुशी तो कभी गम। ये जो मानव है उस जीवन में उत्तरोत्तर होता रहता है। एक मानव के जीवन में अपन देखते हैं तो एक शिशु के रूप में मानव का जन्म होता है और धीरे 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 उसका जन्म का एक परिणति देखते हैं तो एक चक्र के रूप में रहता है और मानव धीरे 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 चक्र की परिधारा को पूर्ण करता हुआ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव अवस्था में चला जाता है। तो ये एक चक्र है, पूरा राउंड शेप में चलता रहता है, यही मानव जीवन है। इसमें हर तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी मानव को बहुत अच्छा लगता है, कभी मानव को उत्साह हो जाती है, कभी दुख हो जाता है, कभी द्वेष हो जाता है, तो कभी एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो बात कही गई नेटलशिप ने कि मानव जीवन के नाटक के रूप है, और उसी बात को एक अन्य तरीके से कहने वाला व्यक्ति है बारकर। उन्होंने कहा कि मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दर्शन की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। बात देखा जाए दोनों की एक ही मिल जाती है, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में एक नया एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर, और बारकर महोदय कहते हैं कि अगर इस द रिपब्लिक ग्रंथ को समझना है, अच्छे से इसको तरीके को देखना है, समझना है, तो इसको अपन 5 भाग में डिवाइड करके समझ सकते हैं। तो अर्नेस्ट बारकर ने द रिपब्लिक को 5 भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में इसको समझा है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं? तो अर्नेस्ट बारकर ने अपने अनुसार इन चीजों को देखा है कि जीवन में कभी कभी अपने को बहुत सारी चीजें अच्छी लग जाती हैं, अपन एक अच्छे विचार की ओर जाते, नैतिकता की बात करते हैं, सबका भला हो, सबके लिए अच्छा हो, हमारा भी कल्याण हो, विश्व जगत का कल्याण हो, वसुदेव कुटुंब की जो भाव उत्पन्न हो जाता है, वो सारे जो भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसको अपन के लिए समझने के लिए कह सकते हैं कि आध्यात्मिक भाग का वो जो बातें लिखी गई है वो सारी की सारी आध्यात्मिक बात के रूप में जानी जा सकती है।
यानी उसमें उसको अच्छा लगने की बात हो जाती है, अच्छा लगता है। नैतिकता की बात की जाती है, कल्याण की बात की जाती है, सर्वोपरि की बात की जाती है। वो सारी जो बातें, वो जो भाव होते हैं जीवन के, जो भी होते हैं, उसको हम आध्यात्मिकता के भाव में हम समझ सकते हैं। कभी कभी अपन ये समझते हैं कि प्रकृति में मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, या मेरे को मिलने वाला उसके साथ प्रकृति ने एक अच्छा नहीं किया गया। तो कभी अपने जीवन में जो अपन अच्छे और बुरे, या एक वितरण की दृष्टिकोण से, या जीवन में जो भी होता है उसको अपने देखने के दृष्टिकोण से अपन देखते हैं, तो वहां एक नैतिकता की बात आती है। तो नैतिकता के संबंध में अपन देखते हैं अच्छा और बुरा, तो उसको बोला जाता है नैतिक भाग या दर्शन कह सकते हैं। और इसमें व्यक्ति अच्छे और बुरे के बीच में भेद करना शुरू कर देता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो कैसे रहती हैं। पर अगर नैतिक दर्शन की बात की जाती है, नैतिक भाग या दर्शन की बात करते हैं, तो वो पूर्णता से मिलता है कि आपकी पूर्णता किसमें है, और आत्म कंट्रोल, या कह सकते हैं कि अपने जो अंदर की जो भाव होते हैं उससे मिलता है। तो इसको अपन न्याय से जोड़ सकते हैं, यानी ये न्याय की बात करता है, न्याय के विचारधारा से जोड़ा जाता है, आत्मदर्शन की बात करता है। कभी कभी अपने जीवन में अपन अच्छा भी करते हैं, लेकिन अपने को आभास होता है कि जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल अच्छा नहीं मिल पा रहा। कभी कभी अपन जाने अनजाने में किसी के साथ गलती हो जाती है, तो उसको महसूस करते हैं कि आज मेरे से ये गलती हो गई। तो ये जो जाने अनजाने में अपन जो भाव महसूस करते हैं, समझते हैं, वही सारी बातें, वही सारे विचार की हम बात करते हैं, वही नैतिकता के संबंध में मानी जाती है। नैतिकता के रूप में इसको समझ सकते हैं। ठीक है। फिर बात आते हैं कि व्यक्ति जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, और सीखने की जो बातें होती है वो ही शिक्षा है। शिक्षा वो है जिसको सीखकर मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, स्वयं के जीवन में व्यवहारगत परिवर्तन किया जा सकता है, वो शिक्षा है। तो प्लेटो कहता है कि अपने व्यवहारगत या स्वदर्शी की जो बात की जाती है, स्वदर्शा की बात की जाती है, तो प्लेटो ने यहाँ शिक्षा में बात करी तो स्वदर्शी शिक्षा की बात की जाती है। यानी शिक्षा वो हो जो उद्देश्यपूर्ण हो, स्वदेशी शिक्षा की बात की। बिना उद्देश्य की शिक्षा व्यर्थ की शिक्षा है, समय की बर्बादी मान सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो ये जो है वो शिक्षा की बात की है, प्लेटो महोदय ने की है। फिर कहते हैं कि मानव जीवन है वो दो चीजों में उलझा रहता है, एक तो परिवार और एक संपत्ति। परिवार मानव की एक तो प्राथमिक पाठशाला मान सकते हैं, आवश्यकता मान सकते हैं। परिवार के बिना उसका विकास है वो संभव नहीं है, लेकिन परिवार के बाद उसको पालन पोषण के लिए उसको जो आवश्यकता होती है वो संपत्ति की होती है। तो अर्नेस्ट प्लेटो ने ये कहा है कि प्लेटो ने जो विचार दिए हैं द रिपब्लिक में, उसमें कहीं ना कहीं परिवार की बात भी आती है, और परिवार के साथ अपन बात करें तो परिवार व संपत्ति भी आती है। और परिवार और संपत्ति के भाग को अपन समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन यही कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, तो अगर सुख की प्राप्ति है तो उसके लिए उसको कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। यानी जीवन में जो व्यक्ति पाना चाहता है तो पाने के लिए प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी। उसको पाने के लिए जहां हद तक होता होता तो उसके लिए किसी न किसी का त्याग करना होता है, यानी उसके लिए मूल्य का त्याग करना होगा, यानी मूल्य चुकाना होगा। बिना मूल्य चुकाए परिवार व संपत्ति नहीं मिलती है, उसके लिए उसका त्याग करना पड़ता है। ठीक है। और फिर अगर ये सारी चीजें नहीं भी होती हैं तो व्यक्ति अहम की बात में आ जाता है, ईगो वाली स्थिति में आ जाता है। मैं ही हूं, ये अच्छी बात है, मैं हूं अच्छी बात है, लेकिन मैं ही हूं ये उसके अभिमान को प्रदर्शित करता है। और जब किसी राज्य के संदर्भ में हम बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हो, जो राजा या शासक या व्यक्ति जो अहम वाली स्थिति में आ सकते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में उस राज्य का पतन हो जाता है, तो आदर्श राज्य का पतन हो जाता है। यह अंतिम घड़ी माना जाता है। और अपन देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो मरणासन्न की अवस्था में आ जाता है, तो उसको जीवन में जो कुछ भी किया जाता है, अनुभूति की जाती है, उसका कहीं न कहीं अपने को एक भुगतान के रूप में अपन कह सकते हैं, या प्रायश्चित के रूप में अपन उसकी बात करते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, यही सारी चीजें की गई हैं। तो इसको रिपब्लिक को अपन न्याय के रूप में माना जाता है। इसमें एक न्याय भी कह सकते हैं कि न्याय की बात करता है। और न्याय की बात करते हैं तो प्लेटो ने न्याय को नैतिक अर्थ में दिया गया है कि न्याय क्या है, वो नैतिकता है। न्याय को बदला है वो नैतिकता में बदला।
न्याय नैतिकता है, ये प्लेटो ने बताया। तो प्लेटो ने बहुत अच्छी बात कि न्याय है वो नैतिकता है, नैतिकता है वो न्याय है, यानी वो एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रदर्शित की जा सकती हैं। इस प्रदर्शित करने वाली चीजें होती है उसी को अपन न्याय के रूप में अपन मान सकते हैं, समझ सकते हैं। यही जो बात है, यही जो विचार की गई है वो प्लेटो की बात की गई है। नेक्स्ट अपन इसी को देखते हैं कि प्लेटो ने समाज के हित में भी, तो ये कह सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार के लिए प्लेटो ने बहुत सारी बातें की हैं, तो उसको भी अपन समझ रहे हैं कि प्लेटो ने क्या क्या बातें रखी है, क्या क्या बातें कही हैं। और प्लेटो ने कहा कि मेरा धर्म है समाज का उद्धार हो सकता है। समाज के उद्धार की बात की जाए तो उसके लिए एक अच्छा दार्शनिक बने, तो दार्शनिक राजा के रूप में हो या राजा दार्शनिक के रूप में, दोनों ही बात हो। अगर कोई राजा दर्शन के रूप में होगा, दार्शनिक के रूप में होगा, तो काफी अच्छा है, वो न्याय कर सकता है। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं समस्या खड़ी करेगा ही करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटो का न्याय दर्शन। प्लेटो न्याय के संबंध में क्या बातें करता है, न्याय की क्या क्या स्थिति होती है, वो बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं प्लेटो का न्याय दर्शन। न्याय दर्शन प्लेटो के अनुसार न्याय कैसा हो, किस रूप में हो, क्या उसकी प्रकृति हो, ये सारी की सारी बातें करते हैं। अब प्लेटो ने न्याय दर्शन के बारे में जो बात की गई है, तो उसमें यही कहा है कि न्याय क्या है। तो न्याय वो है कि दूसरों के अंतःकरण की वस्तु को मानना ही न्याय है। यानी हम हमारे लिए जैसा महसूस करते हैं, हम हमारे लिए अपने लिए जैसा सोचते हैं, वैसा का वैसा अपन दूसरों के बारे में सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे, उनके प्रति अपनी क्या धारणा होती है, वही तो अपना न्याय है। तो प्लेटो ने सिंपल सी बात की है कि न्याय को अंतःकरण की वस्तु माना जा सकता है। यानी प्लेटो ने न्याय को अंतःकरण की वस्तु माना। प्लेटो ने न्याय को अंतःकरण की वस्तु माना। अंतःकरण क्या है, अंतःकरण में कई बार अपन कहते हैं कि आत्मा की आवाज, दिल की आवाज, मन की आवाज, ये जो अपन आत्मा है, मन है, दिल है, ये जो भाव महसूस करते हैं, ये जो भाव हम बार बार बताते हैं, वही सारे भाव, वही सारे विचार है वो अंतःकरण में समझे जा सकते हैं। तो ये जो बात आती है वो अंतःकरण की माना जाता है। यानी प्लेटो ये भी कहता है कि मानव की आत्मा की या मानवीय आत्मा की उचित व्यवस्था, जो तरीके से जो व्यवस्था की जाती है, उचित व्यवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांगे, वही नाम है, वही है जो न्याय है। तो न्याय के दूसरे रूप में प्लेटो ने कहा है कि मानव आत्मा की उचित व्यवस्था। न्याय क्या है, मानव व्यवहार की आत्मा, यानी मानवीय जो व्यवहार किया जाता है, मानवीय व्यवहार के संदर्भ में जो आत्मा की बात आती है, तो आत्मीय आत्मीय व्यवहार की आत्मा की बात की जाती है, उचित व्यवस्था की बात की जाती है, स्वभाव की बात की जाती है। तो ये मानव व्यवहार की आत्मा की बात की गई है, ये प्लेटो ने कहा है। तो ये न्याय मतलब एक सीधी सी सिंपल बात में बनते हैं। तो न्याय जो है वो ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से भेदभाव नहीं करे, सही को सही और गलत को गलत कहने की जो बात करे वो न्याय कहे, ये समाज में या व्यक्तिगत रूप से हो सके। और इसके लिए अपन तीन तरह की बात कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो आत्मा अपन मानते हैं, आत्मा की बात की जाती है कि आत्मा ने जिसको स्वीकार किया, जो न्याय व्यवस्था होती है उसमें आत्मा अपनी सहमत हो कि हाँ ये न्याय काफी हद तक अच्छी है, तो यही होती है और इसी को रूप में माना जाता है। तो मानवीय आत्मा की बात की जाती है, आत्मा। और आत्मा में अपन देखते हैं तीन रूप मिलते हैं, किसी भी मनुष्य के जीवन की आत्मा के रूप में अपन देखते हैं तो तीन तत्व तो मिलते हैं। उसमें होता है पहला इंद्रिय सुख। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने इंद्रिय सुख की ओर लालच रहता है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि आत्मा क्या है, इंद्रिय सुख की बात करते हैं, या इंद्रिय तृष्णा, उसके प्रति वो लालच रहता है। यानी तृष्णा, प्यास, भूख लगती रहती है इंद्रियों की, उसके
शरीर की जो इंद्रिय है उनकी उसकी तृष्णा है वो रहती हैं, वही आत्मा के रूप में मानी जाती हैं। शौर्य बना रहे उसका और बुद्धि बनी रहे, तो शौर्य और बुद्धि ये तीन तत्व है वो माने जाते हैं आत्मा। यानी मानवीय आत्मा की बात की जाती है, मानवीय आत्मा में तीन तत्व हैं, इंद्रिय तृष्णा, शौर्य और बुद्धि। और प्लेटो ये कहता है कि राज्य मानव मस्तिष्क का व्यापक रूप है। वापस जो बात कर रहा है कि राज्य क्या है, तो राज्य के बारे में कहा है कि राज्य जो है वो मानव मस्तिष्क का रूप है और एक वृक्ष के समान ही फैलता रहता है और उससे कहीं न कहीं क्षेत्र का निर्माण करता है, जिसमें न्याय की बात भी होती रहती है। तो न्याय के संबंध में बात होती रहती है, ठीक है। और प्लेटो कहता है कि न्याय सिद्धांत कैसा हो, न्याय की बात कैसी हो, तो उसमें भी कहता है कि न्याय है, न्याय की कोई भी बात होती है तो उसको अपन समझ में ले सकते हैं कि विशेषता क्या है न्याय की। न्याय की विशेषता, तो प्लेटो के अनुसार अपन देखते हैं कि न्याय कैसा होना चाहिए, न्याय की क्या विशेषता होना चाहिए। तो प्लेटो ये कहता है कि भाई न्याय ऐसा हो जो नैतिक सिद्धांत वाला हो, नैतिकता की बात हो, उसमें नैतिकता का समावेश हो। सर मैं क्लास ले रहा था, क्लास ले रहा था। तो प्लेटो ने बात की कि भाई प्लेटो में कि न्याय कैसा हो तो उसकी नैतिक सिद्धांत होना चाहिए। अभी कोई भी न्याय राजा के द्वारा किया जाता है तो उसका कोई नैतिक सिद्धांत होना जरूरी है। अगर नैतिक सिद्धांत नहीं है तो वो शायद कहीं न कहीं एक उन्मुक्त नहीं कह सकते, सही न्याय नहीं कह सकते, वो एक आदर्श न्याय के संदर्भ में नहीं आती हैं। तो ये आदर्श न्याय की बात की जाती है, वो इसी में महसूस की जा सकती है, देखी की जा सकती है। अब अगर प्लेटो की जो पुस्तक है द रिपब्लिक, उसमें भी न्याय की बात करते हैं तो उसमें भी न्याय के बारे में वही बात है कि न्याय वह होगा जो न्याय पर आधारित हो। या उन्होंने वापस एक बात बोली है कि नैतिक सिद्धांत न्याय क्या होगा तो न्याय पर आधारित है। न्याय वह होगा जो न्याय पर आधारित हो। तो कुल मिला के बात एक ही है कि न्याय कैसा हो, नैतिक सिद्धांत पर आधारित हो। यानी न्याय न्याय के आधार पर होना चाहिए। न्याय केवल मात्र एक समस्या और समस्या को दूर करने का प्रयास नहीं होना चाहिए, वास्तविक रूप से हो ऐसा ही नैतिक होना चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं कि न्याय की दूसरी बात संदर्भ में हम बात करते हैं कि दूसरी क्या विशेषता हो सकती है। तो न्याय के बारे में दूसरी विशेषता यह है कि न्याय जीवन का आंतरिक तत्व और संतुलनकारी है। यानी जीवन का एक आंतरिक भाग होता है, उसको संतुलन किया जा सकता है। तो न्याय जीवन का आंतरिक भाग न्याय जीवन का आंतरिक संतुलनकारी, यानी हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत दोनों भाव करने वाले चीजें हैं। तो आंतरिक संतुलनकारी या कह सकते हैं कि न्याय जीवन का आंतरिक तत्व एवं संतुलनकारी व्यवस्था का नाम है वो दिया गया है कि संतुलनकारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं कि संतुलन बैलेंस होना चाहिए, या अति को ओवल या अति को है वो नहीं मानना चाहिए। जैसे कई बार नए क्षेत्र में जो कार्य करने वाले होते हैं वो किसी एक व्यक्ति विशेष के पक्ष या विपक्ष में वो अपना फैसला कहीं कहीं किसी न किसी लोभ लालच की वजह से सुना देते हैं, तो ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। प्लेटो ने कहा है कि न्याय वास्तविक आंतरिक तत्व दिल के भावों से, अंदर की आत्मा की गहराइयों से, जिसको अपन आत्मा और परमात्मा के नाम से जानते हैं, उन भावों से समझने वाला होना चाहिए और संतुलनकारी हो, बैलेंसिंग हो, बिना किसी भेदभाव वाला हो, सर्वमान्य हो, सभी उसको सहर्ष स्वीकार करे कि नहीं सही न्याय है, वास्तव में ऐसा न्याय होना चाहिए, ऐसा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो यही बात की गई है। आगे उन्होंने यही बात न्याय के सत्य में कही कि न्याय है वो कार्य विशिष्टता पर आधारित हो, उसमें कार्य अब किस संदर्भ में उसने कार्य किए हैं तो कार्य विशिष्टता के संदर्भ में होना चाहिए, कार्य विशिष्टता के संदर्भ में। अब कार्य विशिष्टता के संदर्भ की बात करें, यानी एक सैनिक है वो सेना में है और सेना में है तो जाहिर सी बात है कि वो युद्ध का काम करेगा, लड़ाई करेगा।
लोगों को, सामने वाले जो दुश्मन सेना जिसको माना जाता है उसको मारेगा, काटेगा। तो वहां से वो मार रहा है, काट रहा है, तो वो उसका कर्म कर रहा है कि मेरा कर्म है कि मैं इस दुश्मन सैनिक को मार रहा हूं, काट रहा हूं। वहां उनको उनका मारने का प्रयोजन कि दुश्मनी निकालना नहीं है, या ये नहीं कह सकते कि उसको मारने का प्रयोजन कोई दूसरा हो सकता है। लेकिन एक दो व्यक्ति बाजार में लड़े जा रहे हैं और किसी धन की वशीभूत एक व्यक्ति है वो दूसरे को मार रहा है, तो वहां उसको मारने का प्रयोजन था कि उसे धन प्राप्त करना था। और एक सैनिक के द्वारा युद्ध में जो मारने का प्रयोजन था, तो वो एक राज्य पर आक्रमण कर रहा था या राज्य की सुरक्षा के लिए उसको मारा गया था। तो जो राज्य की सुरक्षा के लिए मारा गया था वो मारने वाला व्यक्ति है, तो जो मारने वाला व्यक्ति महान माना जाएगा, और जो मरा है या दूसरे दुश्मन देश का व्यक्ति था उसको अपन कायर या एक अलग रूप में मानेंगे। लेकिन वही व्यक्ति, वही बात, वही मारने मरने की बात जब बाजार में अन्य व्यवस्थाओं के संदर्भ में होती है, तो उन दोनों चीजों को अलग अलग रूप में सकते हैं। वही बात कार्य विशिष्टता के संदर्भ में कही है कि कार्य एक है, उसमें भी उसको मारा है और यहां पर भी बनने की बात ये है, लेकिन कार्य करने के तरीके अलग अलग थे, इसलिए कार्य विशिष्टता के संदर्भ में न्याय की भावना है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें एक इन्होंने बात बताई न्याय के चक्र में सावयवता का सिद्धांत, सावयव का सिद्धांत पर आधारित समझिए। और न्यायिक क्षेत्र में सावयव का मतलब होता है कि जिस तरह से अपने शरीर में, ये सावयव का मतलब यहाँ शरीर से है, मानव शरीर, कि जिस तरह से शरीर के जितने अंग होते हैं, चाहे वो मस्तिष्क मानिए, सिर मानिए, कान मानिए, आंख मानिए, नाक मानिए, पेट मानिए, हाथ मानिए, शरीर के ऊपर से नीचे तक जितने भी अंग हैं उस अंग का सब जगह बराबर योगदान है, कोई वाहन नहीं है तो कोई कम नहीं है। उसी तरह से न्यायिक चक्र में जो व्यक्ति जिस कर्म को कर रहा है और जिस कर्म फल को मानते हुए कर रहा है वो अपने अपने स्तर के अनुसार सभी महान है। उसके संदर्भ में अपन ये नहीं कह सकते हैं कि जो कार्य उस व्यक्ति ने किया है वो महान है और इसने किया वो महान नहीं है। यानी सभी का कार्य अपने अपने अनुसार, अपने एरिया के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने फील्ड के अनुसार सबकी महानता है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ने में तेज हो सकता है तो पढ़ने के क्षेत्र में उसका कार्य महान है, लेकिन खेल में अगर वो फिसल दिए तो खेल के क्षेत्र में कमजोर माना जाएगा। और एक तो खेल के क्षेत्र में महान है तो खेल के क्षेत्र में महान है, लेकिन पढ़ने के क्षेत्र में फिसल दिए तो फिसल ही माना जा सकता है। तो यहाँ यही बात की है कि जो व्यक्ति जो या जो शरीर है, शरीर के प्रत्येक अंग का जो काम है और अंग के अनुसार वो काम कर रहे हैं, तो वैसे ही इस राज्य रूपी व्यवस्था में तो न्याय होता है, व्यक्ति जिस भावनाओं से, जिस कार्य से, जिस व्यवस्था से जुड़ा होता है वो कार्य करना उसका कर्म माना जाएगा, और उस कर्म के अनुसार उसने वो काम सही किया या नहीं किया उसका फैसला लेना ही वास्तविक न्याय, आदर्श न्याय, एक नैतिकता की बात की जाती है, नैतिक न्याय के रूप में माना जाएगा। नेक्स्ट इसी के संदर्भ में देखते हैं कि न्याय करने में होता है तो वो हो सकता है दार्शनिक न्याय होना चाहिए, दार्शनिक राजा के द्वारा होना चाहिए, दार्शनिक शासक के द्वारा होना चाहिए। तो इसमें कह सकते हैं कि दार्शनिक शासक के द्वारा न्याय होना चाहिए। अब राजा, प्राचीन समय में देखते हैं कि न्यायिक व्यवस्था में सबसे बड़ा सर्वोच्च अगर कोई व्यक्ति था तो वो था राजा। और राजा जो न्याय करता था, राजा का जो न्याय होता था वो अंतिम न्याय माना जाता था, उसके अलावा उसका न्याय कोई नहीं था। तो न्याय अंतिम है ये मान सकते हैं, लेकिन एक दार्शनिक राजा अगर उस न्याय को करेंगे, दर्शन के रूप में उसको देखेंगे, तो यहाँ मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा अकबर वाली बात कि उन्होंने एक तरफ से देखा कि मेरे प्रकाश कुंज से आप जीवित रह पाए, और दूसरी तरफ जब अकबर बीरबल ने अकबर को एहसास करवाया तो उनको वास्तविकता का आभास हो गया कि मैंने जो न्याय दिया वो कहीं गलत है। तो ऐसा राजा होना चाहिए, दार्शनिक शासक, ताकि नैतिक न्याय की उम्मीद की जा सकते हैं, एक वास्तविक न्याय की बात की जा सकती है। तो ये न्याय के संबंध में बात करने वाला व्यक्ति थे, तो उसमें प्लेटो ने सारी बात कही है कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि नैतिकता के आधार पर होना चाहिए, जीवन के आंतरिक तत्वों पर होना चाहिए, तो एक बैलेंसिंग होना चाहिए, संतुलित किया जा सके वैसा न्याय होना चाहिए। जो कार्य जैसा कर रहा है उस कार्य क्षेत्र के अनुसार ही किया जा सकता है, उसके अनुरूप में कार्य में करना चाहिए। मानव शरीर की, मानव के शरीर के जितने भी अंग होते हैं उन अंगों की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग कार्य होता है, और सब अपने अपने क्षेत्र में इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। तो उसी के संदर्भ में इसी बात को लेकर ध्यान में रखते हुए न्याय करना चाहिए। वही न्याय वास्तविक हो, सही हो सकता है, आदर्श हो सकता है, नैतिक हो सकता है। और लास्ट में उन्होंने बात की है कि न्याय है वो दार्शनिक राजा के द्वारा हो, ताकि उसको देखा जा सके, समझा जा सके, महसूस किया जा सकता है, और इन संदर्भ में इसकी बात की जा सकती है। तो ये प्लेटो ने अपने
जो ग्रंथ था द रिपब्लिक, उसमें उन्होंने न्याय के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही गई हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को भी इसमें लिखा गया है, तो अनुभव के आधार पर उन्होंने इस चीजों की रचना की थी और उनकी बात की गई है। अब आज के संदर्भ में अपन देखते हैं तो कहीं राजनीतिक विचारक इस प्लेटो की जो न्याय धारणा है उससे सहमत नहीं है। उन्होंने उसकी बातें हैं वो क्रिटिसिज्म के तौर पर कह सकते हैं आलोचना की है। तो वर्तमान संदर्भ में आलोचना इसकी बहुत ज्यादा की गई है कि न्याय जो प्लेटो ने जो न्याय की बात की है वो कहीं ना कहीं आज के समय में उचित नहीं है। हो सकता है वो उचित है या नहीं है, ये अलग अलग परिस्थिति व्यक्ति विशेष देखने के अनुसार पता चलता है। लेकिन अगर ओवरऑल अपन बात करें तो प्लेटो ने उस जमाने में जो व्यवस्था दी है देखी है वो आज के समय में कहीं कहीं सही हो सकती है। तो प्लेटो की जो न्याय धारणा थी, न्याय की बात थी, उसको आलोचना के रूप में ये मानते हैं अधिकतर व्यक्ति कि ये कोई कानूनी धारणा नहीं है। आलोचना के रूप में ये कहा है कि ये कानूनी धारणा नहीं, नैतिक धारणा है, कानूनी धारणा नहीं है, केवल मात्र नैतिक धारणा है। तो केवल नैतिक धारणा से काम नहीं चलता है। उन्होंने कहा है कि भाई कानूनी रूप से भी कोई चीज होती चाहिए। अब उन्होंने बात बोली कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कानूनी व्यक्ति ने, जैसे एक व्यक्ति बहुत गरीब है और परिवार उस गरीबता की स्थिति से गुजर रहा है, घर में माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, खाने को कुछ भी नहीं है, और इन सब स्थिति में वो काम न करके चोरी करता है। तो यह दो बात आती है। अगर नैतिकता की बात करें तो उसने चोरी जानबूझ के नहीं की है, या चोरी करने का प्रयोजन उसका अपने व्यापार में वृद्धि करना है, धन के क्षेत्र में उसको बढ़ाना नहीं था। उसका था कि मेरे घर के जो सदस्य हैं उनकी मैं किसी न किसी रूप से पूर्ति करूं, उनको खाना मिल जाए, उनकी दवाई लाई जा सकती है। ये तो है, बात आती है नैतिकता की बात आती है। लेकिन कानूनी धारणा ये कहती है कि वो चोर है, उसने गलती की, उसने चोरी की, वो कानूनी बात है। तो यही बात आती है कि प्लेटो ने जो न्याय की बात की है वो केवल और केवल नैतिकता की बात करता है, कानूनी की बात नहीं कर सकता है। ये कानूनी धारणा नहीं है। नेक्स्ट है कि ये जो सारी बातें हैं वो दार्शनिक वर्ग को शक्ति दी गई है। उन्होंने बार बार ये बात कही है कि राजा दार्शनिक होना चाहिए, राजा दार्शनिक होना चाहिए। लेकिन एक दार्शनिक व्यक्ति को सभी सत्य देना कहां तक उचित है? दार्शनिक शासक को सभी शक्तियां दी गई है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि राजा का काम है न्याय करना, लेकिन वो अंतिम न्याय है। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था के लिए एक न्यायिक भाग है या न्याय करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको रखा होगा, उनका काम होगा। सभी की सभी शक्तियां अपने साथ में रखना कहीं के अनुचित है। तो सभी शक्तियां दी गई है, ये अनुचित माना गया है, ये अच्छा नहीं है। तो ये आज के जो राजनीतिक विचारक हैं उनको अच्छा नहीं माना जा सकता है। अब उन्होंने ये बात बोली कि जो आदर्श राजनीति या आदर्श न्याय की बात की गई है उसमें मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास हो, ये अपन कैसे मान सकते हैं? क्योंकि मनुष्य और समाज अलग अलग प्रवृत्ति के माने जाते हैं। मनुष्य विचारों से ये प्रवर्तिशील प्राणी माना जाता है। कहीं बार विचारों का प्रभाव है वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर बहता रहता है। तो मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। यानी संपूर्ण विकास की बात की जाती है तो संपूर्ण विकास है वो संभव नहीं है। अब ये बात आई कि भाई सारी बात ठीक है, हमने मान लिया प्लेटो ने जो न्याय आदर्श की बात की है, न्याय आदर्श अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कोई गुण होते हैं व्यक्ति के, जिसमें अच्छे गुण भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो उस गुणों का जो आधार है वो किसके आधार पर अपन निर्माण कर सकते हैं? तो गुणों का निर्धारण का कोई आधार ही नहीं दिया उन्होंने कि मनुष्य कैसा होना चाहिए, ये बात नहीं कही। केवल और केवल एक ही बात है, आदर्श न्याय, आदर्श न्याय और आदर्श न्याय। तो आदर्श न्याय में जो मनुष्य के गुण हैं उन गुणों का निर्धारण का कोई आधार नहीं दिया गया है। तो मनुष्य के गुणों का निर्धारण को नहीं दिया गया, तो ये भी अच्छी बात नहीं। मनुष्य के गुणों का निर्धारण नहीं किया, और जब गुणों का निर्धारण नहीं किया तो अपन कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं
कि वो उसके अंतर्मन की बात कर रहा है, मानवीय व्यवहार की बात कर रहा है, वास्तविकता की बात कर रहा है, ये सारी बात कहना तो उचित नहीं हो सकता है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान की शासकों पर ये बातें लागू ही नहीं होती हैं, वर्तमान शासकों पर ये लागू नहीं हो सकती, क्योंकि अभी वर्तमान में बात करें तो अधिकतर स्थानों पर राजतंत्र व्यवस्था है वो नहीं के बराबर रही है और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई है, जो कि उनको लागू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं वो आलोचना के रूप में मानी जाती हैं। तो प्लेटो की जो बात है उनकी कहीं की क्रिटिसिज्म भी की जाती है, लेकिन अगर ओवरऑल अपन बात करें तो प्लेटो की बात पर यही एक मंतव्य निकलता है कि प्लेटो ने जो बात कही है उसका आज के समय में, आज के परिवेश में काफी महत्वपूर्णता है, योगदानता है, नैतिकता है। और नैतिकता की अगर बात करेंगे तो वास्तव में जीवन को एक सफल बनाया जा सकता है। आज के टॉपिक में अपन यही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।